हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 19। तो इससे पहले इस कहानी के 18 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था, शुभ दादी और दिशा की बात सुन रहा था तो शुभ ने मन ही मन कहा कि तुम्हें जाना है ना, तुम्हें तो मैं खुद ही छोड़ कर आऊँगा। तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे चांटा मार दिया है। तुम्हें तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। हॉस्पिटल में एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल के बाहर एक फोर्स गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चला गया। उसने जब चिराग और विराज को देखा तो गुस्से में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगा। तभी वहां पर सोमनाथ अचानक से आया और सोमनाथ ने कहा कि अशोक चौहान, चक्कर लगाने से तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे। अशोक ने गुस्से में कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों की ये हालत किसने की है तो मैं उसकी चिता को भी आग नसीब नहीं होने दूंगा। तो सोमनाथ ने कहा कि उन्हें तुम बाद में ढूंढना, पहले अपने बच्चों की इज्जत बचाओ। तुम्हारे दोनों बच्चों के वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। किसे किसे जवाब दोगे अब तुम? तो दुनिया वाले तो अब तुम्हारे मुंह पर थू थू कर रहे हैं। जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सका वो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा अब? और हाँ, इन्वेस्टर भी अब पैसा मांग रहे हैं अपना, वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तो अशोक चौहान ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन कर कर कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सोमनाथ और अशोक चौहान अभी दोनों ही अच्छे बिजनेस पार्टनर थे। तो सोमनाथ ने थोड़ा अकड़ में कहा कि मैंने अनुष्का की शादी तुम्हारे विराट के साथ तय की थी, लेकिन अब मैं ये रिश्ता खुद तोड़ता हूँ। ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसे खुद पर अभी कंट्रोल ही ना हो। तो अशोक ने गुस्से से कहा, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले वहां से भागते हैं। तो सोमनाथ ने अभी कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी डील नहीं तोड़ी है अशोक, पर हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकता। अब मैंने ये फैसला जरूर कर लिया है। इतना कहकर सोमनाथ वहां से जाने लगा। तो अशोक चौहान ने अभी ताना मारते हुए कहा कि सोमनाथ राठौड़, बेटी तो तुम्हारी भी सेक्स रैकेट में ही फंसी हुई है ना। सुना है कि तुम्हारी बेटी लड़कियों की सप्लाई करती थी ना, तो तुम मेरे बेटों की तो चिंता छोड़ ही दो और अपनी बेटी को बचाओ। तो सोमनाथ ने भी अभी एक नज़र अशोक चौहान को गुस्से से देखा और फिर से वहां से चला गया। तो अशोक चौहान अभी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा बैठा था। तभी उसके पास अभी एक डॉक्टर आ गए। तो डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर अशोक चौहान, आपके बेटों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गहरी चोट आई है। इन्हीं कारणों से उन्हें रिकवर होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। तो अशोक ने अपनी आंखें बंद की और खुद ही गुस्से से कहा कि जिसने भी मेरे दोनों बेटों की ये हालत की है ना, उन्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। अब उन्हें तो अब मैं मौत के दरवाजे तक लेकर भी जाऊंगा और मार कर भी आऊंगा। तो इतना कहकर अशोक फिर से वहां पर बैठ जाता है। इधर रुद्र का ऑफिस, रुद्र मीटिंग में बैठा हुआ था। उसके सामने अभी उसके इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे। तो निहाल भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन रुद्र का ध्यान तो मीटिंग में बिल्कुल भी था ही नहीं। तो रुद्र अभी बार बार अपने मोबाइल को देखता और उसमें चैट करने लगता। तो निहाल ने रुद्र को देखा और धीरे से रुद्र के कान में कहा कि तू जा कर ले किट्टू से चैट, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। तो रुद्र को तो जैसे अभी ये बात अमृत सी लग रही हो। रुद्र ने भी बिना एक सेकंड गवाए जल्दी से वहां से उठकर वो अपने कैबिन में आ गया। तो रुद्र अभी इतना ज़्यादा बिजी होता ही नहीं था, लेकिन किट्टू के मैसेज का रिप्लाई वो ज़रूर करता था। थोड़ी ही देर में नील भी वहां पर रुद्र के कैबिन में आ गया। नील भी अभी अपने फ़ोन में ही बिजी था। अभी दोनों ही 2 घंटे तक एक दूसरे के कैबिन में होने के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। वो दोनों ही अभी अपनी चैट में बिजी थे। दोनों कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, तो कभी शर्मा जाते और कभी तो अपने पलके झुका ही देते। 2 घंटे तक अभी दोनों के चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान बनी रही थी। तभी निहाल मीटिंग खत्म करके वहां पर आया। तो उसने एक नज़र नील को देखा और फिर एक रुद्र को देखा, फिर खुद से
सुनते ही मन कहा कि ये दोनों तो गए, अब मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। हाय, काश नव्या भी मेरे दिल की बात समझ लेती तो मैं भी अभी इन्हीं के पास मोबाइल लेकर बैठ जाता। तो निहाल ने अभी नील को और रुद्र को सुनाने के लिए कहा कि इश्क ने निकम्मा बना दिया, वरना आदमी तो ये भी काम के ही थे। तो नील ने चिढ़ते हुए कहा कि हम तो निकम्मे हैं ना, तो तू है ना काम का, तुझसे तो अभी तक तेरी कबूतरी भी नहीं पटी। तो निहाल ने रुद्र को देखकर कहा कि यार, नील का तो मुझे समझ में आता है कि तू भी नील जैसा ही हो गया, क्या करूं मैं अब तेरा। तो रुद्र ने कहा कि कल वो कॉलेज चली जाएगी यार, उसके बाद मैं चैट नहीं करूंगा। तो निहाल अभी करीब 10 मिनट वहां पर खड़ा रहा, लेकिन ना तो रुद्र ने उसे देखा और ना ही नील ने। तो निहाल काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। निहाल ने चिल्लाकर कहा, बस बस करो यार नील। नील ने बड़े ही प्यार से कहा, चिल्ला क्यों रहा है तू, तू भी तो अपनी कबूतरी से बात करता है ना, जा कर ले तू भी। तो निहाल ने मन ही मन कहा कि कबूतरी मेरे दिल की बात समझती ही नहीं है तो कैसे कर लूँ। फिर निहाल ने भी अपना मोबाइल निकाल कर वहाँ पर बैठ गया और नव्या की फ़ोटो देखने लगा। नील और रुद्र अभी भी अपनी चैट में बिजी थे। अभी इधर प्रताप हाउस में नव्या ने कहा कि शुभ, तुझे भाई ने दिशा और किट्टू भाभी का एडमिशन कराने के लिए कहा था ना, तू भूल गया है क्या। शुभ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए नव्या की तरफ देखकर कहा कि एडमिशन ऐसे नहीं होते हैं, उसमें टाइम लगता है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही करवा दूंगा इनका एडमिशन। तो नव्या ने कहा कि हाँ, लेकिन करवा ज़रूर दियो, वरना तू जानता है ना रुद्र भाई का गुस्सा। तो शुभ ने कहा कि बोला ना करवा दूंगा। तो नव्या भी शुभ बात ही कर रहे थे कि तभी नव्या की फ्रेंड तनु वहां पर आ गई। तनु शुभ को मन ही मन पसंद करती थी और ये कहा जा सकता है कि शुभ तनु का क्रश था। तनु प्रताप हाउस नव्या से मिलने नहीं आती थी, बल्कि नव्या के बहाने वो शुभ से मिलने आया करती थी। तनु आई, नव्या ने उसका वेलकम किया। तभी नव्या का फोन रिंग होने लगा तो नव्या अपना फोन लेकर वहां से चली गई। तनु शुभ के बिल्कुल बराबर में जाकर बैठ गई। शुभ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और तनु धीरे धीरे शुभ की थाई को सहलाने लगी। तो शुभ तो अभी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तो तनु की इस हरकत पे शुभ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने तनु का हाथ जोर से पटक कर झटक दिया और कहा कि क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से। तो तनु ने अभी अपनी एक उंगली शुभ के गर्दन पर फेरते हुए कहा कि बदतमीजी कहाँ है, आजकल तो ये सब नॉर्मल है ना। शुभ जानता था कि अगर उसने तनु को अभी कुछ भी कहा तो नव्या को बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी उस पर, इसीलिए शुभ वहाँ से खड़ा होकर अपने कमरे में चला गया। तो तनु भी अभी पीछे पीछे शुभ के कमरे में चली गई। शुभ ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने लैपटॉप पर ही काम करता रहा। तो तनु भी कमरे में आई और उसने शुभ के कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया। तो तनु ने अभी एक जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। तनु धीरे धीरे शुभ के पास आ गई और शुभ के सामने आकर खड़ी हो गई। तो शुभ ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वो एकदम से आग बबूला हो गया। शुभ ने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, कहा था ना मुझसे दूर रहो, निकलो यहाँ से। तो तनु ने अभी अपनी जैकेट उतारते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की एक लड़के के कमरे में क्यों आती है, अकेले में एक लड़का और एक लड़की क्या करते हैं, नहीं पता तो ठीक है, मैं आज तुम्हें बता देती हूँ। तभी तनु ने अपनी पूरी जैकेट उतार दी और तनु ने अंदर बहुत चीप सा टॉप पहना हुआ था। शुभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आखिर शुभ था तो रुद्र का ही भाई, उसका गुस्सा भी रुद्र के गुस्से को टक्कर देता था। वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहा था। फिर भी शुभ ने अपना कंट्रोल किया गुस्सा और कहा कि अपनी जैकेट उठाओ और चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, समझी ना, तुम जाओ यहाँ से। तभी तनु ने अपनी जैकेट बेड पर फेंकते हुए कहा कि तो कर दो ना गलत, तुम्हें रोक कौन रहा है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ गलत ही कर दो। अब तो शुभ का गुस्सा उसके कंट्रोल से भी बाहर चला गया था। शुभ ने गुस्से में अभी डोर खोली और एक गन निकाल कर तनु को पॉइंट करते हुए कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा, समझी तुम, नहीं तो चली जाओ, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, वरना तुम्हारी लाश उठाने वाले अभी तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, समझी। शुभ के ऐसा करने से तनु एकदम से डर गई और शुभ ने तनु का एक हाथ पकड़ा और अपने कमरे से बाहर घसीटते हुए निकाल दिया। शुभ ने तनु की जैकेट उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा कि आज के बाद शुभ के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही उठा दूंगा, मेरी
बात नहीं मानी ना तो इस दुनिया में नहीं दिखाई दोगी तुम, समझ गई? अब निकलो यहाँ से। शुभ का यह रूप तो तनु ने पहली बार देखा था। तनु ने शुभ को जितनी बार भी देखा था बस हंसता हुआ, मजाक करता हुआ और मुस्कुराते हुए देखा। तनु को भी नहीं पता था कि शुभ के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है। तनु ने अपनी जैकेट उठाई और वहां से चली गई थी, लेकिन तनु ने अभी मन ही मन कहा कि शुभ, तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तुमने तनु को मना किया है ना, तनु अपना बदला नहीं छोड़ेगी। तनु गुस्से में अभी शुभ के कमरे से बाहर आ गई। इधर रामू काका किचन में काम कर रहे थे, तभी दादी ने उसे आवाज़ लगा दी। रामू काका ने दिशा को देखकर कहा कि बिटिया, ये खाना शुभ के कमरे में देकर आ जाओ, हमें दादी बुला रही हैं, हमें उनके पास जाना है, लगता है उन्हें कोई काम है हमसे। दिशा रामू काका को मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन रामू काका ने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो कुछ बोल पाती। तभी रामू काका ने प्लेट दिशा के हाथ में रखी और जल्दी से दादी के पास चले गए। तभी तनु भी गुस्से में अभी हॉल में चक्कर लगा रही थी। तभी उसकी नज़र अभी दिशा पर गई, जो एक प्लेट में खाना लेकर शुभ के कमरे की तरफ जा रही थी। तभी तनु ने दिशा को देखकर कहा कि ये लड़की, सुनो सुनो यहाँ। दिशा ने कहा कि जी कहिए। तो भी तनु ने कहा कि ये खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? दिशा ने कहा कि वो शुभ जी के लिए। तो तनु ने कहा कि ये प्लेट मुझे दो, और हाँ, मेरा बैग गार्डन में रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। तो दिशा ने अभी प्लेट तनु को पकड़ाई और गार्डन में चली गई। तभी तनु ने जल्दी से किचन में जाकर शुभ की सब्जी में बहुत सारी मिर्ची ऐड कर दी। तभी थोड़ी देर में ही दिशा भी गार्डन से वापस आकर बोलती है कि आपका बैग तो गार्डन में है ही नहीं, हमने हर जगह देख लिया। तभी तनु ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा कि ये पकड़ो अपनी प्लेट, आंखें होंगी तो दिखेगा ना, आंधी कहीं की, जाओ यहाँ से, मैं खुद ही ले लूंगी जाके। इतना कहकर तनु वहाँ से चली गई। इधर शुभ अपने कमरे की खिड़की से तनु को जाता हुआ देख रहा था और शुभ के चेहरे पर अभी एक क्यूटली सी मुस्कान आ चुकी थी। दिशा ने तनु से वो प्लेट पकड़ी और फिर शुभ के कमरे की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ निहाल अपनी कार में बैठकर रेड लाइट पर रुका हुआ था। निहाल अभी सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहा था कि तभी उसने देखा कि नव्या की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में सिग्नल ग्रीन हो गया और नव्या की गाड़ी वहां से चली गई। निहाल ने नव्या की गाड़ी को फॉलो किया तो नव्या की गाड़ी अभी एक हॉस्पिटल के बाहर रुकी थी। तो नव्या अभी हॉस्पिटल चिराग से मिलने के लिए आई थी। नव्या ने चिराग का अभी तक वो वीडियो नहीं देखा था जो तेजी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। उसके किसी भी कॉमन फ्रेंड ने भी चिराग की ये हालत के बारे में नव्या को नहीं बताया था, इसीलिए नव्या चिराग को देखने हॉस्पिटल आई थी। नव्या हॉस्पिटल के अंदर चली गई तो नव्या अभी चिराग के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठी हुई थी। चिराग बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। चिराग के पैरों में अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, हाथ की उंगलियों में भी प्लास्टर था, माथे पर अभी पूरी पट्टी बंधी हुई थी। नव्या चिराग को देखकर काफी ज्यादा रोने लगी। नव्या ने रोते रोते कहा कि क्या हो गया है चिराग, तुम्हें किसने की है तुम्हारी ये हालत? चिराग प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी वहां पर अशोक चौहान आ गया तो नव्या को देखकर अशोक समझ गया था कि हो ना हो ये चिराग की कोई अच्छी दोस्त या फिर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, तभी उससे मिलने के लिए आई है। अशोक चौहान ने नव्या के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, और हाँ तुम चुप हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है, ऐसे रोते नहीं है। तभी नव्या ने सुबकते हुए कहा कि अंकल ये ठीक तो हो जाएगा ना, तो प्लीज आप मुझे फोन कर देना, मैं इनसे मिलने आ जाऊंगी, मैं चिराग से मिलने जरूर आऊंगी। अशोक चौहान ने नव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि हाँ बेटा मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही ये ठीक होगा। तभी नव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए उस कमरे से बाहर चली गई। अशोक चौहान ने अपना फोन निकाल कर अभी किसी को फोन करके कहा कि मुझे इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। तभी नव्या रोते हुए हॉस्पिटल के बाहर आई। नव्या ने अपनी नजर उठाकर देखा तो सामने अभी निहाल अपनी गाड़ी से टेक लगाकर नव्या को ही घूर रहा था। तो नव्या एकदम से हड़बड़ा जाती है। निहाल ने नव्या को गुस्से से देखकर कहा ये क्या था? तो नव्या एकदम से डर जाती है क्योंकि निहाल ने नव्या को चिराग से मिलने के लिए सख्त मना किया था और नव्या ने निहाल को प्रॉमिस भी किया था कि नव्या तभी नजर चुराते हुए निहाल के पास आई। तो निहाल ने अभी सख्ती से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि चिराग से मिलोगी नहीं तुम चिराग से मिलने के लिए क्यों आई? तो नव्या ने कहा कि निहाल
निहाल जी वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे देखने के लिए गई थी। तो निहाल ने कहा कि तुम्हें पता भी है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है? तभी नव्या ने कहा कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, जिसकी वजह से वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसने भी उसे मारा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं। तो निहाल के चेहरे पर अभी एक जीत वाली मुस्कान आ गई। तो निहाल ने अभी सख्ती से कहा कि नव्या, तुम चिराग से मिलने क्यों गई थी? तो नव्या ने कहा कि मैं चिराग से इसलिए मिलने गई थी क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी इंसानियत के नाते उससे मिलना चाहिए था। निहाल ने भी गुस्से में कहा कि तुम्हारे दोस्त के अंदर इंसानियत का कोई वर्ड भी नहीं है, तुम्हारा चिराग एक घटिया इंसान है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। नव्या, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकत के बारे में अगर रुद्र को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? तुम किसी की सुनती क्यों नहीं हो? मैंने जब तुम्हें मना किया तुम क्यों आई उससे मिलने? अगर मैं कह रहा हूँ चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, समझी तुम? तो निहाल के गुस्सा करने से अब नव्या को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो नव्या ने भी अभी लगभग चिल्लाते हुए कहा कि चिराग बहुत अच्छा लड़का है। चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो क्या आप अच्छे लड़के हैं? बोलिए। तो चिराग ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो क्या आपने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की है? बोलिए, क्या झूठ है क्या सच है? मैं सब जानती हूँ। मैं उस वक्त नशे में ज़रूर थी, पर आपने मुझे आइसक्रीम के बहाने मेरे साथ इतना कहकर नव्या ने अपना मुंह फेर लिया। तभी थोड़ी देर के बाद नव्या ने फिर से निहाल को देखकर कहा कि और क्या कह रहे थे आप उस दिन? बोलिए। और हाँ, क्या कह रहे थे कि रुद्र भैया को पता चलेगा तो क्या होगा? जब रुद्र भैया को ये पता चलेगा कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनकी बहन का फ़ायदा उठाया है, तब तब क्या होगा ये आपको पता है? तभी नव्या ने थोड़ा सा गुस्से में आगे कहा कि निहाल जी, एक काम करते हैं, आप रुद्र भाई को चिराग के बारे में बता दो और मैं आपके बारे में उन्हें बता देती हूँ, तब ठीक रहेगा ना? मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन रुद्र भैया आपसे भी अपनी दोस्ती ज़रूर तोड़ देंगे, समझे ना आप? और हाँ दादी, वो तो पता नहीं आपके साथ क्या ही करेंगी। तो निहाल जी, अच्छे और बुरे का पाठ आप मुझे ना ही पढ़ाइए तो अच्छा होगा आपके लिए। आज के बाद मेरे और चिराग के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, समझ गए ना? वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप भाई के दोस्त हैं। और निहाल ने गुस्से में कहा कि नव्या, तुम पछताओगी, बहुत ज़्यादा पछताओगी। मैं कह रहा हूँ कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है। तुम बहुत रोगी, पर तुम्हें चुप कराने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम चिराग के चक्कर में अपनी फैमिली की नज़रों में भी गिर जाओगी नव्या। तो नव्या ने अभी अपनी गाड़ी तक जा चुकी थी और वो वापस आई और अपने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, निहाल जी, मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे अच्छे से पता है अपना बुरा और अपना गलत, मैं सब समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपनी सोचिए। अगर मैंने आपके बारे में घर में बता दिया तो क्या होगा आपका? इतना कहकर नव्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और हाँ, गाड़ी स्टार्ट करके वो घूरते हुए निहाल को वहाँ से चली गई। तो निहाल भी अभी उसे जाता हुआ देख रहा था। निहाल के मुंह से निकल गया, चालू कहीं की, सब याद है इसे उस रात क्या हुआ था, लेकिन ऐसे जता रही थी जैसे इसे कुछ याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला था इसे उस रात। मगर सच कहता है नील, है तो ये कबूतरी ही, बस इस कबूतरी को अब उड़ने से रोकना होगा, वरना क्या पता उड़ कर ये चिराग के पास ही ना चली जाए। पता नहीं खुद को क्या समझती है, मुझे रुद्र की धमकी दे रही थी। निहाल ने भी अभी गुस्से में अपनी कार की चाबी जेब से निकाली और फिर वो भी वहां से चला गया। इधर दिशा डरती हुई शुभ के कमरे में बाहर ही खड़ी हो गई, और लेकिन उसके अंदर अभी कमरे में अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिशा को डर था कि शुभ उसे फिर से न डांट दे। करीब 15 मिनट कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद दिशा बहुत ही हिम्मत करके शुभ के कमरे में गई। दिशा ने देखा कि शुभ अभी सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिशा ने कांपते हुए हाथों से टेबल पर अपना खाना रख कर वो सीधा वहां से जाने लगी। तभी शुभ ने उसे रोकते हुए कहा कि दिशा सुनो, मुझे एक गिलास पानी के लाकर दे दो। दिशा शुभ की तरफ नहीं पलटी और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और सीधा कमरे से बाहर चली गई। शुभ ने अपना काम करते हुए खुद से कहा कि एक ये है कि इसे गुस्से से देख लो तो ये कांप जाती है, और एक वो तनु है जो गोद में बैठने के लिए तैयार है। शुभ ने खाने की प्लेट उठाई और खाना खाने लगा। शुभ को खाने में बहुत ही ज़्यादा मिर्चें लगी तो शुभ की आंखों में एकदम से पानी आ गया। शुभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शुभ ने एक सेकंड के लिए सोचा कि दिशा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खाने में कुछ भी मिला दे, लेकिन हाँ, ये तनु तो
सबका चाह चुकी है तो ये कौन कर सकता है। तभी दिशा पानी का गिलास लेकर शुभ के पास आई। शुभ का मुंह जल रहा था। शुभ ने गुस्से में वो पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सेकंड में सारा का पानी पी गया। शुभ ने कहा कि ये खाना तुमने बनाया है। तो शुभ ने अभी ये बात इतनी गुस्से में पूछी थी कि दिशा की आंखें एकदम से नम हो गई और दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने कहा कि किसने बनाया है ये खाना। डर के मारे दिशा की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा कि जी 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 वो रामू काका ने खाना बनाया है। शुभ ने अभी गुस्से में कहा कि यहाँ बैठो। तो शुभ का ऐसे कहने से अभी दिशा और भी ज़्यादा डर गई थी। दिशा डर के मारे वहाँ पर नहीं बैठी तो शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ पकड़ उसे वहां पर बैठा लिया और जो अभी चाय से जल गया था। तो दिशा दर्द से चिल्लाना चाहती थी लेकिन डर के मारे चिल्लाई नहीं। तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया। शुभ ने कहा कि ये खाना तुम लाई हो ना, तो अब इसे तुम ही खाओगी। तो दिशा की आंखों से आंसू एकदम से बाहर गिर रहे थे लेकिन वो डर के मारे आवाज़ नहीं निकाल रही थी। तो शुभ ने एक चम्मच में सब्जी ली और दिशा की तरफ कर दी। तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी मगर शुभ ने एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ा और जबरदस्ती एक हाथ से उसके मुंह में वो चम्मच डाल दिया। शुभ ने फिर से उसका जबड़ा पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी सब्जी ऐसे ही ना खिलाऊं तो चुपचाप से खुद ये सारी सब्जी खा लो। दिशा ने डरते हुए वो चम्मच और कटोरी पकड़ ली और शुभ जो तनु पर गुस्सा था वो उसका गुस्सा अब दिशा पर निकाल रहा था क्योंकि दोनों भाई एकदम से पागल थे। दोनों ही ऐसा करते थे कि किसी का भी गुस्सा वो किसी और पर निकाल देते थे। तो शुभ को लगा कि दिशा ने ही उसकी सब्जी में अभी मिर्ची ऐड की है। तो दिशा अभी रोती रही और सब्जी खाती रही। दिशा को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी लेकिन डर के मारे उसने शुभ को कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वो सब्जी खा ली। शुभ उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जलन की वजह से दिशा की आंखें एकदम से लाल हो गई थी और उसकी नाक भी पूरी लाल हो चुकी थी लेकिन शुभ उस पर अभी बिल्कुल भी तरस नहीं खाया था। दिशा ने सारी सब्जी खा ली और दिशा को इतनी मिर्ची लग रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस कमरे से भाग जाए लेकिन शुभ के डर की वजह से वो अभी भी वहां पर चुपचाप से बैठी थी। शुभ के साथ नजरें झुकाए उसे घूर रही थी। सोफे पर बैठी रहती है। तभी शुभ ने कहा कि अब क्या मेरी गोद में बैठोगी क्या, उठो यहाँ से। दिशा उठ गई और शुभ ने गुस्से में कहा कि अब यहाँ खड़ी रहोगी या फिर जाओगी भी। तो दिशा जल्दी से वहां से जाने लगी। तभी शुभ ने उसे रोक कर पॉइंट करते हुए कहा कि दिशा मैं शुभ हूँ, शुभ प्रताप सिंह, मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो दिशा अभी चुपचाप से रोते हुए वहां से चली गई। शुभ के कमरे से वो बाहर आ गई और बाहर आते ही उसने किचन की तरफ दौड़ लगाई। दिशा किचन में आई और पानी ढूंढने लगी। उसके हाथ पानी की बोतल में लग गए तो उसने जल्दी से वो बोतल खोली और पानी पीने लगी। इतना पानी पिया उसने कि जैसे आज ही पूरी टंकी पी जाएगी। दिशा पानी इतनी हड़बड़ाहट में पी रही थी कि आधा पानी उसके ऊपर गिर रहा था और आधा उसके मुंह में। उसका मुंह सूट पूरा गीला हो चुका था लेकिन फिर भी दिशा पानी पिए जा रही थी क्योंकि उसकी जलन कम ही नहीं हो रही थी। पानी पीने से दिशा की जलन थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई थी। फिर उसने जल्दी से चीनी का डिब्बा ढूंढना शुरू किया लेकिन उसे चीनी का डिब्बा बिल्कुल भी नहीं मिला। वो काफ़ी ज़्यादा घबराहट में इधर उधर ढूंढ रही थी। फाइनली 10 मिनट ढूंढने के बाद पूरे किचन में उसे चीनी का डब्बा मिल गया और हड़बड़ाहट में उसने सारी चीनी अपने ऊपर ही गिरा ली जिससे किचन के फर्श पर सारी चीनी गिर गई थी। दिशा ने जल्दी से वो फर्श पर गिरी हुई चीनी उठाकर वो खाने लगी तो शुभ उसे हाथ बांधे देख रहा था। उसका चेहरा अभी एक जीत की मुस्कान के साथ भरा हुआ था। शुभ ने मन ही मन एटीट्यूड के साथ कहा कि मुझे शुभ प्रताप सिंह को परेशान करना चाहती हो ना, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो शुभ को परेशान कर दे या मुझसे जीत सके। आज के बाद कभी भी तुम मुझसे पंगा नहीं लोगी। और वो मुस्कान के साथ वहां से चला गया। इधर राठौड़ हाउस में सोमनाथ ने गुस्से में कहा कि अनुष्का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी विराट के साथ उस होटल में जाने की, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो अनुष्का ने भी अभी गुस्से में कहा कि मैं उसके साथ लंच करने के लिए गई थी पापा, पर मुझे नहीं पता था कि इन सब का इल्ज़ाम इतना ज़्यादा मेरे ही ऊपर आ जाएगा। सोमनाथ ने कहा कि तुमने कुछ किया हो या फिर ना किया हो लेकिन अब तुम तो
बदनाम हो ही चुकी हो ना बेटा, तो सोमनाथ का नाम तो खराब कर ही दिया है तुमने। अब तुम अपने आप को सही साबित कैसे करोगी? मैं तुम्हें पुलिस से और कोर्ट से तो बचा सकता हूँ, लेकिन जो बदनामी हो गई है तुम्हारी, क्या उसका क्या, उसको मैं कैसे बचा पाऊंगा? और अब तुम्हारी शादी भी विराट से नहीं होगी, मैंने ये तय कर लिया है। तो अनुष्का ने कहा कि डैड, शादी तो मैं विराट से ही करूंगी। सोमनाथ ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या अनुष्का तुम्हारा? ये जानते हुए भी कि विराट उस कमरे में उस होटल में अभी क्या कर रहा था, तुम फिर भी उससे शादी करना चाहती हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो अनुष्का ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा कि डैड डैड प्लीज, आजकल तो ये सब कुछ नॉर्मल है, मुझे मत बताइए कि विराट वहाँ पर क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। विराट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मेरी और उसकी शादी की डेट फिक्स कीजिएगा आप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मेरी इस रैकेट में फंसने की, तो वो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इतना कहकर अनुष्का एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। तो सोमनाथ ने अभी गुस्से से शांता को देखकर कहा कि किट्टू की सास नहीं निकलती थी मेरे सामने, और हाँ, आंख उठाकर उसने कभी मुझे देखा तक नहीं था, और तुम्हारी ये बेटी मुझे जवाब देती है। जवाब देकर एटीट्यूड के साथ चली गई। तो शांता ने कहा कि आप ही शांत हो जाइए, वो तो बड़ी हो गई ना, अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकती है। अगर वो विराट से शादी करना चाहती है तो आप भी खुशी खुशी उसकी शादी विराट से कर दीजिए ना, आखिर वो भी तो अपनी जिंदगी जीना चाहती है ना, तो जीने दीजिए उसे। इधर प्रताप हाउस में दिशा रोती हुई किचन के कोने में बैठ गई और अपने घुटनों को मोड़कर उस पर अपना सिर रख लिया। दिशा भी बुरी तरह से काफी ज्यादा रो रही थी। दिशा को चुप कराने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, और ना ही उसकी हालत के बारे में किसी को पता था। तभी उसने ऊपर की तरफ एक परछाई महसूस की, तो दिशा ने आंख उठाकर देखा तो शुभ वहां पर खड़ा था। शुभ अपने पंजों के बल बैठ गया और शुभ ने बड़े ही प्यार से कहा कि क्या हुआ दिशा, रोना आ रहा है या मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, तुम्हें वापस जाना है? तो दिशा जो रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी, उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने कहा कि तो जाओ, रोका किसने है तुम्हें, दादी को मैं संभाल लूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से। अगले ही पल शुभ ने गुस्से में कहा कि और अगर तुम नहीं जाओगी ना, तो मैं तुम्हारा इस घर में जीना हराम कर दूंगा, समझी तुम? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर से चली जाओ। तो दिशा अभी इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दिशा ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहा कि मुझे मुझे रास्ता नहीं पता है। तो शुभ ने कहा कि बस इतनी सी बात है, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तो शुभ एकदम से उठ गया और दिशा भी धीरे से उठने लगी। शुभ ने गुस्से में दिशा की बाजू को पकड़कर उठाया और प्रताप हाउस से उसे बाहर लेकर आ गया। शुभ ने दिशा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और खुद भी गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करने लगा। दिशा पूरे रास्ते अभी सुबकती रही और चुपचाप से गाड़ी में बैठी रही, जैसे वो गाड़ी में हो ही ना। दिशा ने नजर उठाकर एक बार भी शुभ को नहीं देखा, बस वो नजरें झुकाकर डर के मारे चुप बैठी थी। करीब 1 घंटे बाद शुभ का फोन रिंग हुआ। शुभ ने गाड़ी साइड में लगाई और फोन रिसीव किया। उधर से आवाज आई तो शुभ ने कहा कि ईशा, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो ईशा भी फोन पर बोलती है, शुभ प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं अकेले शॉपिंग नहीं करूंगी। शुभ ने कहा कि देखो मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ ईशा, प्लीज़ आधे घंटे में मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल में मिलता हूँ, फिर मेरी जान को जो भी खरीदना है वो खरीद लेना, ओके? तो ईशा ने कहा कि देखो तुम अभी आ जाओ वरना मैं ब्रेकअप कर लूँगी तुमसे। शुभ ने कहा कि तुम बात बात पर ब्रेकअप की बात क्यों करती हो ईशा, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप की बात करती हो। तो ईशा ने कहा कि तो तुम जितनी जल्दी हो सके मॉल पहुँच जाओ, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगी। शुभ ने फोन को काट करके कहा कि यार क्या मुसीबत है, ये लड़की भी ना। तो शुभ ने अभी दिशा को देखकर कहा कि उतरो दिशा। दिशा ने भी ठीक से सुना नहीं और वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रही जैसे वो पहले बैठी थी। तो शुभ ने गुस्से में कहा कि सुनाई कम देता है क्या तुम्हें, उतरो, मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से। दिशा उतरने लगी लेकिन उसे गाड़ी का गेट तक नहीं खोलना आता था। वो हड़बड़ी में उसे धक्का दे रही थी लेकिन उसे गाड़ी का गेट नहीं खुलता है। तो शुभ ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि भैया और दादी इससे मेरी शादी कराना चाहते हैं, इस लड़की को गाड़ी का गेट तक खोलना नहीं आता है। दिशा से शादी करने के लिए तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ और ना ही मैं इससे कभी भी शादी करने वाला हूँ, किसी भी हालत में मैं इससे शादी नहीं करूँगा। शुभ ने गुस्से में दिशा की गाड़ी की तरफ का गेट खोल दिया और फिर दिशा गाड़ी से उतर गई। तो शुभ अभी गाड़ी से उतरकर दिशा के पास आया। शुभ ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा
कि देखो ये सीधा सीधा रास्ता है दिशा, आधा घंटा तुम इस पर चलोगी ना तो तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा। दिशा इतना डर रही थी कि उसने शुभ की बात ठीक से नहीं सुनी और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने फिर से सख्ती से कहा कि चली जाओगी ना तुम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें, याद रखना आधा घंटा ही सीधा सीधा चलना है, फिर तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा और तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने की जरूरत है। अगर रास्ता भटक जाओ तो किसी से भी पूछ लेना, ओके। तो दिशा ने अपनी गर्दन और नजरें नीचे झुकाकर रखी थी। दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और शुभ जाने लगा तो दिशा ने उसे पीछे से आवाज दी। दिशा ने हकलाते हुए कहा कि आपके लैपटॉप के लिए सारी। शुभ ने पलटकर दिशा को देखा और गुस्से से कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है सॉरी बोलने की, जानती हो मेरे लैपटॉप की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। पता भी है कि 1 लाख रुपए कितने होते हैं? इतने सारे पैसे देखे हैं कभी जो तुम या फिर दे सकती हो इतने सारे पैसे? नहीं ना, तो फिर तुम अपनी सॉरी अपने पास ही रखो और मेरे पास सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप से अनाथ आश्रम में चली जाओ, समझ गई ना? और गलती से भी प्रताप हाउस की तरफ देखना भी मत। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और शुभ के बताए हुए रास्ते पर चली गई। शुभ भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इधर ज्वेलरी शॉप में रुद्र और नील एक ज्वेलरी शॉप पर बैठे हुए थे। नील ने कहा कि क्या बात है रुद्र, आज तक तूने किसी के लिए भी कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन आज तो तू किट्टू के लिए शॉपिंग कर रहा है। वाओ व्हाट अ सरप्राइज। रुद्र ने कहा कि तो तू भी तो अवनी के लिए कर रहा है ना? तो नील ने कहा कि हाँ, अगर कुछ मेरे बजट में होगा तो मैं भी अवनी के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा। दोनों ने अभी ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी ज्वेलरीज देखी थी, लेकिन दोनों को अभी कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। अब तो सेल्स गर्ल भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी उन दोनों को सामान दिखा कर। लेकिन रुद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही रिच पर्सनैलिटी का इंसान था, इसीलिए वो न चाहते हुए भी उन दोनों को ज्वेलरी दिखाने से मना नहीं कर रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल ने दूसरी सेल्स गर्ल से कहा कि इन दोनों को तो ज्वेलरी शॉप की सारी ज्वेलरीज भी दिखा दी हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को तो ना ही कुछ पसंद आ रहा है और ना ही ये दोनों कुछ बोल रहे हैं। तभी दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है क्या, ये रुद्राक्ष प्रताप सिंह है, इन्हें तो कुछ स्पेशल ही चाहिए होगा, शायद ये अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने के लिए आई है। अभी वहाँ पर 40 से 50 साल की एक लेडी आती है जो वहाँ की मैनेजर थी। तो मैनेजर ने कहा कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, लगता है कि आपको अभी तक कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आप कहें तो मैं आपको अच्छी सी डिजाइन दिखा देती हूँ, आपको जो डिजाइन पसंद आए आप हमें बताना, हम उसे बनवा देंगे। तो रुद्र ने कहा कि मुझे आज ही चाहिए। तभी तो मैनेजर की नजर अभी रुद्र की उंगली में पहनी हुई रिंग पर गई। तो मैनेजर ने कहा कि सर, आपने जो ये रिंग पहनी है वो भी इसी शॉप की है, तो ये रिंग भी हमने अभी 2 दिन में ही बनाकर दे दी थी। तो रुद्र के दिमाग में पता नहीं अभी क्या चल रहा था। तो रुद्र ने अभी रिंग देखी और फिर मैनेजर को देखकर कहा कि आप मुझे इस रिंग का बिल दिखाएंगी क्या? तो रुद्र की बात सुनकर अभी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और नील को भी काफी ज्यादा हंसी आ गई थी। नील ने हंसते हुए कहा कि क्यों, जितने का किट्टू ने तुझे गिफ्ट दिया है तू भी उसे उतने ही अमाउंट का गिफ्ट देगा क्या? तो रुद्र ने अभी नील को घूर कर देखा और फिर कहा कि मैं निहाल नहीं हूँ, समझा तू? तो नील ने अभी अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था, तू तो एकदम हार्टलेस पर्सन है ना। तो मैनेजर ने अभी लैपटॉप में कुछ चेक किया और फिर कहा कि सर, ये किसी चेन के बदले में खरीदी गई थी। तो रुद्र ने कहा कि कौन सी चेन? तो मैनेजर ने कहा कि सर, वो मुझे ना ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये रिंग लेने एक लड़की जरूर आई थी और उसने बदले में अपनी चेन दी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। तो रुद्र ने कहा कि प्लीज आप मुझे पूरी बात अच्छे से बताइए। तो मैनेजर ने कहा कि सर, वो मुझे बस इतना ही याद है कि तभी वहां पर एक सेल्स गर्ल आ गई और उस सेल्स गर्ल ने अभी रुद्र को देखकर कहा कि सर, मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। एक लड़की यहाँ पर शॉप पर आई थी किसी ओल्ड लेडी के साथ और उसने अपनी चेन हमें दे दी थी और बदले में ये रिंग बनवा ली थी। सर, शायद वो लड़की बोल नहीं सकती थी और इसीलिए उसने सारी बातें ओल्ड लेडी से कहलवाई थी। तो सर, शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये चैन बेच दी थी और ये रिंग बनवा ली थी। उन्होंने ही इस रिंग पे के आर बनवाया था। और रुद्र ने कहा कि आप मुझे वो चैन दिखाएंगे क्या? तो सेल्स गार्ड ने अभी मैनेजर की तरफ देखा और मैनेजर ने अपनी पलकें झपकाई। तो सेल्स गार्ड ने अभी कुछ ही मिनटों में वो चैन लाकर रुद्र को दे दी। तो रुद्र ने वो चैन देखी तो उस चैन में अभी एक लॉकेट पड़ा हुआ था और उस लॉकेट में अजीब सी शेप बनी हुई थी, तो जिस पर अभी एन लिखा हुआ था।
रुद्र ने अभी एक गहरी सांस लेकर कहा कि शायद यह नरेन की चैन है, किट्टू के पापा की। रुद्र ने अभी मन ही मन कहा कि किट्टू, तुम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती हो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तब से प्यार करती हो जब से तुम मेरे पास आई भी नहीं थी। और एक मैं हूँ, कितना कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, कितना टॉर्चर किया मैंने तुम्हें। जितना तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ उतना ही तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार बढ़ता जा रहा है किट्टू। तुमने मेरे लिए अपने पापा की आखिरी निशानी भी बेच दी। और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। हर वक्त मैं तुमसे नफरत करता रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो किट्टू। नील रुद्र को अभी एक टक देखे जा रहा था। रुद्र अपने ख्यालों के बाहर आया और उसने नील को देखकर सख्ती से कहा कि क्या है, ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे। तो नील ने कहा कि तू अपने अच्छे वाले ससुर का नाम लेता है ना तो बहुत ही क्यूट लगता है। इतना कहकर नील हंसने लगा। तो रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि मैं निहाल नहीं हूँ, तुझे पहले ही बताया था ना मैंने, अब चुप कर। तो रुद्र ने सेल्स गर्ल को कहा कि ये चैन पैक कर दीजिए। नील ने भी अभी अपने के लिए एक रिंग खरीद ली थी। रुद्र नील फिर से अभी फार्म हाउस के लिए निकल गए। निहाल अपने ऑफिस में आकर बैठा हुआ था जो पेपर वेट को घुमा रहा था और उसे नव्या पर अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो निहाल ने अभी खुद से कहा कि पता नहीं खुद को क्या समझती है ये लड़की, इतनी समझ नहीं है इसके अंदर कि चिराग इसके लिए अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। लड़कियां सारी की सारी पागल ही होती हैं क्या? मुझे भी सारी दुनिया में अब यही एक पागल लड़की पसंद आई थी। निहाल ने अपने मैनेजर को बुलाया। अंकित कुछ ही देर में निहाल के कैबिन में आ गया था। तो निहाल ने कहा कि चिराग की कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है अभी तक। तो अंकित ने अभी निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि सर, वो चिराग अशोक चौहान का बेटा है और सोमनाथ का बिजनेस पार्टनर है अशोक चौहान। चिराग का दूसरा भाई विराट है। तो विराट का नाम सुनकर अभी निहाल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी अंकित ने आगे कहा कि सर, वो विराट की शादी सोमनाथ की बेटी अनुष्का से तय हो गई है। तो निहाल ने कहा कि रुद्र ये सब कुछ जानता है क्या? तो अंकित ने कहा कि जी सर, उन्हें ये सब कुछ पता है। तो निहाल ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। तो इतना कहकर निहाल अपनी कुर्सी पे बैठ गया और अंकित वहाँ से चला गया। शुभ अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ शॉपिंग कर रहा था। ईशा ने बहुत सारी शॉपिंग की और उसका सारा बिल शुभ ने ही पे किया था। तो ईशा ने कहा कि शुभ, आज मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च करवा दिए ना। तो शुभ ने अभी एक स्माइल के साथ कहा कि सारे पैसे तुम्हारे ही तो है ईशा। शुभ अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ अभी कॉफी एरिया में बैठा हुआ था। तो शुभ ने एक पल के लिए भी अभी दिशा के बारे में नहीं सोचा था कि वो कहाँ पर होगी या अनाथ आश्रम पहुंची या नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर काफी खुश था। तो शुभ ने एक बार भी नहीं सोचा कि दिशा अभी कहीं खो तो नहीं गई। अगर घर में पता चलेगा तो शुभ दिशा को ऐसे छोड़कर आ गया है तो दादी उसका क्या हाल करेंगी, उसने कुछ भी नहीं सोचा था। इधर दूसरी तरफ दिशा अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो तो बस चलती जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि वो अभी कहाँ पर जा रही है। तभी दिशा थक हार कर सड़क के किनारे पेड़ के बेंच पर बैठ जाती है। तो दिशा ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि शुभ जी ने तो कहा था कि आधा घंटा पैदल चलूंगी तो अनाथ आश्रम आ जाएगा। मैं तो कितनी देर से बस पैदल ही चल रही हूँ, लेकिन अभी तक अनाथ आश्रम नहीं आया है। कहीं मैं खो तो नहीं गई। दिशा ने सोचा कि किसी से पूछ ही लेती हूँ। तभी उसने एक आदमी से पूछने की कोशिश की। तो उस आदमी ने बहुत ही गंदी तरीके से दिशा को ऊपर से नीचे तक देखा। तो दिशा के मुंह से अभी आवाज़ नहीं निकली और वो वहाँ से चुपचाप से चली गई। तो दिशा चलती रही और अब धीरे धीरे रात हो गई थी। अब दिशा को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि सुनसान सड़कों पर वहाँ पर दिशा के अलावा कोई नहीं था। दिशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिशा के हाथ में जलन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दिशा बुरी तरह से थक गई थी। तभी एक शराबी ने दिशा का हाथ जोर से पकड़ लिया। तो दिशा ने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शराबी ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा और लगातार उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी दिशा की आंखों पर गाड़ी की लाइट्स पड़ती हैं। गाड़ी में नील और रुद्र मौजूद थे। रुद्र ने दिशा को हैरानी से देखते हुए कहा कि दिशा, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? रुद्र ने हैरानी से नील को देखा और कहा कि हमने तो दादी को कहा था कि इसका ध्यान रखें और ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को?
और ये आदमी क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। नील और रुद्र दोनों ही गाड़ी से उतरे और दिशा के पास गए तो रुद्र ने अभी एक पंच शराबी को मारा और शराबी नीचे ज़मीन पर जा गिरा। तो नील ने उस शराबी को देखकर कहा कि एक पंच की जान नहीं है, फिर भी तब भी दिशा का हाथ पकड़ेगा तू। तो दिशा ने अभी लाइट्स की वजह से रुद्र और नील को नहीं देखा था और वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। तो नील ने कहा कि दिशा, मैं नील, देखो मुझे, पहचानो मुझे, मैं नील हूँ, मैं कोई शराबी नहीं हूँ। तो दिशा ने अभी आंख उठाकर नील को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और नील के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तो नील ने अभी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि बच्चा चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो तुम, देखो कुछ नहीं हुआ है, हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, अब चुप हो जाओ तुम। तो दिशा ने अभी रोते हुए कहा कि भैया मैं खो गई थी। रुद्र ने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी के हुड्स पर 2-3 बार मारा और फिर पलट कर दिशा के पास आकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैं घर पर छोड़कर आया ना, तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या सोचता, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, तुम क्यों चली आई घर से। तो रुद्र अभी दिशा को ऐसे सड़क पर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। रुद्र अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था तो नील ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी है और तू उस पर गुस्सा कर रहा है, शांत शांत हो जा। लेकिन नील की बात का असर ना तो दिशा पर हो रहा था और ना ही रुद्र पर हो रहा था। दिशा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और रुद्र भी गुस्से में गाड़ी के हुड्स पर अपने पंच मारे जा रहा था। अब नील को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने दिशा को अपने से थोड़ा सा दूर किया और फिर चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों शांत हो जाओ। शांत क्यों नहीं हो रहे हो, ये सब पागलपन क्यों कर रहे हो, नहीं तो मैं दोनों को अभी एक एक चांटा मार दूंगा, तब समझ में आ जाएगी तुम दोनों के। दिशा तो नील की बात सुनकर एकदम से सुबकने लगी और रुद्र ने भी नील को गुस्से से देखा। तो नील ने कहा कि बच्चा तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आई हो, कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर। तो दिशा ने अभी रोती हुई आवाज में उससे कुछ भी नहीं बोला और वो रोते जा रही थी। तभी नील ने वीरू की तरफ इशारा किया और वीरू एक पानी की बोतल लेकर आ गया। तो नील ने दिशा को पानी दिया और दिशा ने पानी पिया। नील ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, अब तुम मुझे सही से बताओ। तो दिशा को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे। दिशा को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, अगर वो शुभ का नाम ले लेगी तो रुद्र का गुस्सा शुभ पर निकलेगा और फिर शुभ अपना गुस्सा उस पर निकालेगा, इसीलिए वो रोते जा रही थी। दिशा ने डरते हुए कहा कि वो मैं खुद ही यहाँ पर आ गई। अब तो रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिशा के बाजू को कसकर पकड़ते हुए हिलाते हुए कहा कि झूठ मत बोलो दिशा, जल्दी बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया। तो नील ने रुद्र का दिशा से हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तूने फिर से गुस्सा किया ना, छोड़ इसे। तो नील का ध्यान अभी दिशा के हाथ पर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था। नील ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसके ऊपर धीरे धीरे से चुनरी हटाई तो देखा कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा जला हुआ था। नील ने कहा कि ये हाथ कैसे जला तुम्हारा। तो दिशा ने कहा कि वो चाय गिर गई थी। तो रुद्र को अभी फिर से गुस्सा आ गया था, लेकिन रुद्र ने थोड़ा सा दूर से ही चिल्ला कर कहा कि तो बताया क्यों नहीं घर में तुमने किसी को कि तुम्हारा हाथ जल गया है। तो नील ने रुद्र को देखकर कहा कि तुझे मेरी बातों का असर क्यों नहीं होता है, चिल्ला मत ना, जाकर गाड़ी में बैठ जा तू, मैं इसको लेकर आता हूँ। रुद्र ने नील की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि तुझे पता है ना कि ये लड़की हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये उल्टे सीधे जवाब दे रही है, हाथ जल गया लेकिन किसी को बताया नहीं इसने। तो नील ने धीरे से कहा कि रुद्र मुझे पता है कि तू गाड़ी में जाकर बैठ जा, मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ। रुद्र गाड़ी के टायर पर अपनी 2 से 3 लात मारता है और गाड़ी में जाकर गुस्से से बैठ जाता है। तो नील ने अभी दिशा का हाथ पकड़कर उस पर हल्की सी फूंक मारते हुए कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, अभी दर्द हो रहा है ना, चलो चलो मैं इस पे दवा लगा देता हूँ, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो अब हमारे साथ। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। क्या दिशा जाएगी प्रताप हाउस या फिर वो जाएगी अनाथ आश्रम, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। आखिर कब शुभ को पता चलेगा दिशा का सच और वो उसे अपनाएगा या फिर उसे हमेशा ऐसे ही परेशान